मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय ठक्कर आज आपके सामने एक छोटी सी पहल लेके आया हूँ जिसको हम बोलेंगे 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में होते ही हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, कौन सी स्ट्रीम में जाए, कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करें, आगे कैरियर क्या होगा, मतलब किस तरह से हम जॉब करेंगे, किस तरह से हमारे पूरे भविष्य को सिक्योर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों के पास आती है। तो आज के इस वार्तालाप से, ये पूरे डिस्कशन से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैरियर को चूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर ये कैरियर हमने चूज़ किया है या कोई फील्ड हमने चूज़ किया है तो उसमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ी मेरी जानकारी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हमारे देश में ज़्यादातर हर जगह पर ये प्रॉब्लम आती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 10वीं के बाद क्या करें, कैसे मार्क्स आएंगे और उस मार्क्स के डिपेंड पर कौन सी फील्ड चूज़ करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और इसका दो कारण हैं। एक तो जब तक आपका 10th कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको कैरियर गाइडेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। आपकी जो भी स्कूल में आप पढ़ाई करते हो वो या तो फिर और के आसपास के जो लोग रहते हैं, आपके रिलेटिव रहते हैं, वो आपको इस बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करते हैं। सब लोग ये बोलते हैं कि 10वीं कंप्लीट करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। सही है, एक तरह से देखा जाए तो सही है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे एक्टिव भी रहते हैं जो अपने बच्चे को 5th स्टैंडर्ड में जब आता है तब से ही प्लान करते हैं कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IIT में भेजेंगे, ये करेंगे, तो बहुत सारे प्लान रहते हैं, IAS ऑफिसर बनाने के प्लान रहते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स इस तरह से पूरा डिज़ाइन करके रखते हैं, ऐसे पेरेंट्स की मात्रा अगर पूरे भारत में देखी जाए तो बहुत कम है। तो मेन बात वहीं आगे अटक जाती है कि बच्चा जब 10वीं में पहुँचा, 10वीं की एग्ज़ाम क्लियर की, उसके बाद उसके सामने ये ऑप्शन आके खड़ा हो जाता है, अब क्या करें। तो हम ये पूरी जो बात करेंगे उसमें आपको थोड़ी ना थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कि 10वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तरह से कौन सी स्ट्रीम में आगे जाके आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। और ये बात अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है पूरे इंडिया में यही प्रॉब्लम है, चाहे वो डेवलप्ड एरिया हो, अनडेवलप्ड एरिया हो या तो अंडर डेवलप्ड एरिया हो, ये प्रॉब्लम हर बच्चे को फेस करनी पड़ती है कि 10वीं के बाद कौन सी लाइन को चूज़ करें, ये इसके लिए कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे बच्चे क्लियर भी रहते हैं कि मुझे यही करना है, लेकिन इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। पहले से पेरेंट्स ने बता के रखा है तुझे ये करना है, हाँ मुझे ये करना है, फिक्स कर। बहुत सारे बच्चों के फ्रेंड सर्कल ने बोला हुआ रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं तो उसी की बात को फॉलो करते हुए बहुत सारे बच्चे ये भी स्टेप ले लेते हैं कि चलो भाई मेरा फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर करूँ, मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग में जा रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूँगा, मेरा फ्रेंड BSc कर रहा है तो मैं भी BSc करूँगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी छोटी सी एक गलती भी आपको पूरे कैरियर से रफा दफा कर सकती है। कैसे? क्योंकि क्या कैरियर है, क्या काबिलियत है, वो सबसे ज़्यादा आप चाहते हैं। तो ये पूरी जो हम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उसको समझने के लिए, सुनने के लिए सबसे पहले हर बच्चे को और हर पेरेंट्स को अपने आप के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी फील्ड में, कौन से सब्जेक्ट में, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप वो फील्ड को चूज़ कर रहे हैं तो आप उस फील्ड में बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आसपास के प्रेशर की वजह से आपने कोई फील्ड चूज़ कर लिया तो हो सकता है कि आप उतने सक्सेस ना हो पाओ जितनी आपकी काबिलियत थी। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि आपको अपने साथ ईमानदार रहना जरूरी है कि भाई मेरे को साइंस स्ट्रीम पसंद है तो मैं साइंस में ही जाऊँगा, मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम पसंद है तो मैं कॉमर्स में ही जाऊँगा। तो ये आप अपने हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत बार ये होता है कि 10वीं दौरान पास करने वाले बच्चे की एज करीबन 15, 16, 17 साल रहती है। तो इस एज में ये मैच्योरिटी नहीं भी आती है कि मैं खुद से अपनी पूरी इच्छा को डिसाइड कर पाऊँ,
समझ सको कि मेरे पास क्या काबिलियत है, क्या क्वालिटी है। तो ऐसे टाइम में बच्चों को क्या करना चाहिए, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, उनका रिव्यू लेना चाहिए। आपके माँ बाप सबसे ज़्यादा करीबी कोई चीज़ है तो आपके माँ बाप या तो आपके भाई बहन या तो आपके कजिन्स रहते हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वो आपकी काबिलियत को जानते रहते हैं। माँ बाप मतलब बच्चा जब पैदा होता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तब से लेके उस बच्चे की वॉच करते रहते हैं, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। तो आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात है आपके कलीग्स, मतलब आपके भाई बहन या तो कजिन्स जो आपके साथ रहते हैं, उनसे भी आप थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, आप किसी से भी बात करो, आप खुद से ईमानदार भी रहना चाहिए कि चलो भाई इसने मुझे इस टीम के बारे में बताया, ठीक, इस टीम के बारे में सुना, ठीक, लेकिन क्या मुझे वो उस टीम में इंटरेस्ट है, मैं कर पाऊँगा, ये भी आपके साथ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये सारी चीज़ एक साथ अगर आप रख लेंगे तो आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे कि 10th के बाद आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। तीसरी महत्व की बात है कि आप अपने आसपास जो सबसे अच्छा आपका मूल्यांकन कर सकता है वो है आपका टीचर। आप अपने हिसाब से चूज कर रहे, माँ बाप से बात की, कलीग से बात की, भाई बहन से बात हुई, और आप अपने शिक्षक के साथ भी ये एक बात जरूर डिस्कस करें, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, आपके एग्जाम पेपर चेक किए, आपको मार्क्स दिए हैं, वो भी आपकी क्वालिटी को समझता है कि आप कौन सी सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रख सकते हो। तो 3 बार आप इस डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिए, पहले आप खुद सोच लीजिए, दूसरा आप पेरेंट्स से बात कीजिए, तीसरा आप गुरु से भी बात कीजिए या तो जो टीचर्स है आपके उनसे आप बात कीजिए। इस तरह से आपको करियर के बारे में बहुत सारी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम जो आ रही है वो सॉल्व हो सकती है। तो मैं आज ये वीडियो के तौर पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम आती है, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, और स्ट्रीम को चूज करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में आगे बढ़ के अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। तो मेन बात, पहली बात कौन सी थी कि आप अपने हिसाब से ईमानदार रहो। दूसरी बात क्या थी, आप ईमानदार रहने के साथ साथ पेरेंट्स से, कलीग से बातचीत करो। और तीसरी बात, आप अपने गुरु से, शिक्षक से ये बात अच्छे से समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए लायक है और लायक नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा बहुत सारी स्ट्रीम है और कौन कौन सी स्ट्रीम है, ये आप थोड़ा देख लीजिए फिर डिसीजन लीजिए। यहाँ देखिए वीडियो को आगे मैं बोर्ड पे थोड़ा समझाऊंगा। 10th क्लास देखिए हमने, 10th के बाद हमारे पास 5 फील्ड है, जैसे एक स्ट्रीम है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा एंड IT। अब अगर देखा जाए तो ये 5 स्ट्रीम ऐसी है जिसके ऊपर हम पढ़ाई कर सकते हैं 10th के बाद। मैंने बोला था 10th के बाद कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और कैसे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से। ये 5 फील्ड है हमारे पास। पहला है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा एंड ITI। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्ट्स की। तो आर्ट्स में हमें 10th के बाद 11th एंड 12th ऐसे 2 साल पढ़ाई करनी पड़ती है आर्ट्स की। मतलब ये 2 साल की पढ़ाई के बाद हम बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं BA, बैचलर इन आर्ट्स। अब बैचलर इन आर्ट्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA का जो कोर्स रहता है वो करीबन 3 साल का रहता है, हर जगह पर यही शायद है। तो 3 साल का कोर्स 3 ईयर। उसके बाद आप मास्टर डिग्री के लिए यही पढ़ाई कर सकते हो। मतलब जिन सब्जेक्ट को, जैसे आपने BA में इंग्लिश रखा है, BA में जियोग्राफी रखा है, BA में कोई और सब्जेक्ट SS रख लिया है, तो वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बाद इतिहास रखा है, चाहे भूगोल रखा है, आप उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और उसको बोलते हैं MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये भी करीबन 2 ईयर का कोर्स रहता है।
तो मतलब ये हुआ कि 10वीं के बाद अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम को पसंद करते हो तो आर्ट्स स्ट्रीम में आपको 11th एंड 12th 2 साल करने हैं, उसके बाद बीए करना है 3 साल का, और उसके बाद 2 साल का एमए करना है। देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई फॉर बीएड। बीएड या तो डीएड, ये कई जगह पर 2 साल का भी है और कुछ जगह पर 1 साल का भी है। ये आप कौन से एरिया से कर रहे हो, कौन से स्टेट से कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फाइनली हुआ हमारे पास एक ऑप्शन कि अगर 10th के बाद हम आर्ट्स में जाते हैं तो 11th एंड 12th 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ और 2 साल एमए, ऐसे कुल मिला के 2, 3, 5, 2, 7 और मान लो कि ये 2 साल है। 9 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप टोटली ग्रेजुएट हो जाओगे। मतलब ये ग्रेजुएशन के बाद आप सारी गवर्नमेंट की एग्जाम्स दे सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम पास आउट कर सकते हैं और अपने भविष्य को यहाँ सिक्योर कर सकते हो। मतलब 9 साल की पढ़ाई आपको 10वीं के बाद करने के बाद आप यहाँ पर एक वेल ग्रेजुएट पर्सन बन के अच्छे से जिंदगी जी सकते हो। अब दूसरी बात आई कॉमर्स की। कॉमर्स का देखा जाए तो कॉमर्स में आर्ट्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा फील्ड है जिससे आप अप्लाई करके अपने कैरियर को बना सकते हो। एक है आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, मतलब ये आप कर सकते हो। 3 साल का ये कोर्स रहेगा, 3 ईयर। उसके बाद आप एमकॉम कर सकते हो, वो भी 2 इयर्स का रहेगा। आप एमकॉम अगर ना करना चाहो तो यहाँ पर एमबीए भी कर सकते हो। मतलब अगर इसके बेसिकली बैचलर डिग्री के कोर्स अगर देखे जाए तो एक है बीकॉम, दूसरा है बीबीए और तीसरा है बीसीए, और बीसीए के साथ आप एलएलबी कर सकते हो। एक सबसे फेमस इसका कोर्स है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। और एक है सीएस, मतलब कि सेक्रेटरी का कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारे पास कोर्स है बैचलर डिग्री के, ये है मास्टर डिग्री का, मतलब 2, 3, 4 और 5, ये 5 कोर्स आप 10th करने के बाद 2 साल 11th एंड 12th 2 साल कंप्लीट करने के बाद बीकॉम में जा सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए, ये बैचलर डिग्री है। उसके बाद आप एमकॉम, बीबीए के बाद एमबीए प्लस एमबीए, मतलब ये बीबीए का जो है वो 3 ईयर का है, ये भी बीसीए का जो है 3 ईयर का है। और इसके लिए कोई टाइम लिमिटेड नहीं होता है, इसका एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना रहता है, वो क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस डिग्री को पा सकते हैं। मतलब ये बैचलर डिग्री के कोर्स है। बीबीए के बाद आप तुरंत ही एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वही एमबीए आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हो। और ये एमबीए का कोर्स 2 ईयर का रहता है, 2 ईयर का रहता है। सेम बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हो, और ये 2 ईयर का रहता है। और इसमें भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हो तो 2 साल का बीएड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी करीब वही टाइम लग रहा है जो कि 10th के बाद 2 साल 11वीं 12वीं बीकॉम या बीबीए या बीसीए, कोई सा भी बैचलर कोर्स करोगे तो 3 ईयर का है। मतलब कि 2 साल ये, 3 साल ये, और उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए 2 साल। और अगर आप बीएड या डीएड करते हो तो और 2 साल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप फिर से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बहुत सारी बैचलर डिग्री के बेस पे दोनों में, आर्ट्स में और कॉमर्स में, डिफेंस सर्विस में भी जा सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट की छोटी छोटी मतलब जो एग्जाम के लिए तैयारियां भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप उस जॉब को भी पा सकते हो, लेकिन बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो ये यहाँ से आपके सामने मैं 2 स्ट्रीम के बारे में बताया है, एक है बीए, एमए और बीए। अब बीए आप कोई से भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, मतलब वो अलग अलग बहुत सारी स्ट्रीम रहती है, बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। उसी में आप अगर मास्टर डिग्री कर सकते हो बीए। सेम ऐसे ही आप बीकॉम है, मतलब बीकॉम के अंदर मेनली अकाउंटिंग एंड कॉमर्स ये आएगा। बीबीए है, बीसीए है, सीए है और सीएस है, ये मेन कोर्स है, बैचलर डिग्री है। उसके बाद आप यहाँ पर भी मास्टर डिग्री कर सकते हो। तो ये रहा आर्ट्स और कॉमर्स का। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि
किस फील्ड में आप जाना चाहते हो। और ये फील्ड में जाने के बाद इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इसमें देखा जाए मेनली तो कॉमर्स के रिलेटेड मैथ्स आएंगे, मैथ्स और बाकी सब सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ अगर आप देखा जाए तो हिस्ट्री है, आपका लैंग्वेज है, फिर इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे आर्ट्स के अंदर। तो ये दो चीज की बात हुई। अब तीसरी स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइंस। साइंस की अगर बात किया जाए, साइंस में थोड़ा सा मतलब इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्कोप है, इसीलिए ज्यादातर लोग साइंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और साइंस के अंदर पढ़ाई करके अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो साइंस के अंदर अगर बैचलर डिग्री से देखा जाए तो सबसे पहले तो साइंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप बी। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है बहुत सारे बच्चों के साथ कि उनको ये पता, साइंस तो रखना है, चलो साइंस करना है, साइंस से आगे बढ़ना है, लेकिन ग्रुप ए से आगे बढ़ना है या ग्रुप बी से आगे बढ़ना है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब क्या फर्क रहता है इन दोनों में, तो सबसे पहले बात की जाए तो ग्रुप ए के अंदर मैथ्स सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना रहता है और ग्रुप बी के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना रहता है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बायोलॉजी कहाँ से आया सर, हमने तो साइंस बोला था, मतलब साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए हमारा। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा, जो समझ नहीं पा रहे उनके लिए, बाकी जिनको पता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो साइंस की बुक आप 9th और 10th तक पढ़ाई करते थे, उसी साइंस की बुक में से कुछ चैप्टर फिजिक्स के रहते थे, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के रहते थे और कुछ चैप्टर बायोलॉजी के रहते थे। मतलब जो 15, 16 या 20 चैप्टर आप पढ़ाई करते थे, उसी साइंस में अलग अलग 3 डिपार्टमेंट है, मतलब एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप बी ग्रुप से जा रहे हो तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मेन रहेंगे और इसके ऊपर आपको पढ़ाई करनी रहेगी। और अगर आप ए ग्रुप से आगे बढ़ते हो तो मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपको मेन रहेंगे जिसकी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो कंफ्यूजन था कि ए ग्रुप में क्या आएगा और बी ग्रुप में क्या आएगा, तो बी ग्रुप में ये 3 सब्जेक्ट है और ये तीनों सब्जेक्ट साइंस की बुक के पार्ट्स है। मतलब पूरा साइंस अगर लिया जाए तो पूरे साइंस के 3 पार्ट्स है, ये बड़े पार्ट्स। और इसमें से अगर आपको ए ग्रुप में पढ़ना है तो यहाँ बायोलॉजी के बदले क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स। समझदार। अब इसमें क्या कैरियर है, किस तरह से आप कैरियर को बना सकते हो, तो मैं पहले थोड़ा सा ए ग्रुप वालों के लिए बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा बी ग्रुप वालों के लिए। तो ग्रुप ए मतलब मैथ्स ग्रुप को हम डिवाइड करें या तो समझे तो मैथ्स ग्रुप से आपको बीई कर सकते हो, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो आप कर सकते हो बीटेक, मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब बीई और बीटेक में करीबन 20 से 25 अलग अलग ब्रांच है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हुआ, आईटी इंजीनियरिंग हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ, माइनिंग इंजीनियरिंग हुआ, रबर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर मतलब केमिकल इंजीनियरिंग हुआ। ऐसे 20 से लेकर 25 अलग अलग फील्ड है जिसमें आप इंजीनियर के तौर पे अपना काम कर सकते हो। चलो हम लिख लेते हैं 20 फील्ड है करीबन। तो ये सारी ब्रांच, और अगर यही सारी ब्रांच में आप एडमिशन लेके अपने आप को इंजीनियर बना के अच्छी सी पोस्ट पे काम कर सकते हो बैचलर डिग्री से। इसके बाद इसमें भी मास्टर डिग्री होता है, एमई और एमटेक। मतलब ज्यादातर बच्चे बी और बीटेक कंप्लीट करके अच्छी खासी जॉब को पा लेते हैं, इसीलिए ज्यादातर क्रेज यही रहता है कि आप बी और बीटेक कर लो। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं उनको अच्छी पोस्ट पे जाना रहता है, हाई पोस्ट पे जाना रहता है, अच्छी इनकम लेनी रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बी कंप्लीट होने के बाद उसकी एंट्रेंस की तैयारी करके एमई में एडमिशन लेते हैं और एमई कंप्लीट करने के बाद अपना करियर सेट कर लेते हैं। अब ये एक स्ट्रीम। दूसरी क्या है कि ग्रुप ए वाला बच्चा बीएससी भी कर सकता है,
मतलब बैचलर ऑफ साइंस, ये 3 ईयर का कोर्स रहेगा और ये 4 ईयर का कोर्स रहेगा। तो बैचलर ऑफ साइंस कर सकता है, देन आफ्टर इसमें भी मास्टर कोर्स आता है, एमएससी कर सकता है, इसमें भी आप चाहो तो बीएड करके पूरा एक टीचिंग लाइन की ओर जा सकते हो, बीएससी एमएससी बीएड, या तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो यहाँ से। मतलब बीएससी करने के बाद एक और ऑप्शन है आपके पास, साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हो, मतलब रिसर्च का काम कर सकते हो, रिसर्च का काम कर सकते हो साइंटिस्ट के तौर पे। एक और ऑप्शन आता है जो कि कॉमर्स और आर्ट्स में नहीं था, लेकिन साइंस वाले चाहे तो बीकॉम कर सकते हैं। साइंस वाले चाहे तो 11th एंड 12th साइंस कंप्लीट करने के बाद बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम इन अकाउंटिंग। मतलब ये हुआ कि साइंस वाले थोड़ा एडवांस हो गए, देखो कॉमर्स वाले का एक सब्जेक्ट चुरा लिया इन्होंने, और आप एक और सब्जेक्ट यहाँ से कर सकते हो, बीसीए इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर, बीसीए इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर। ये बीसीए का हो पा रहा था कॉमर्स में, मतलब कॉमर्स वाले की 2 फील्ड में साइंस वाले जा सकते हैं। अपनी फील्ड तो है ही उनके पास, बी बीटेक की 20 ब्रांच है अलग अलग, बीएससी भी है, बीएससी में भी अलग अलग 10 से 12 ब्रांच है, मैथ्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, फिर आप ऑर्गेनिक में कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में कर सकते हैं, फिजिक्स में बीएससी कर सकते हैं, तो है ही 10 ब्रांच यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा वो रिसर्च और साइंटिस्ट का भी काम कर सकते हैं। बीकॉम जो कि कॉमर्स की ब्रांच थी उसमें अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, बीसीए की अंदर एडमिशन लेके आईटी और सॉफ्टवेयर डिजाइनर भी बन सकते हैं। एक और भी इन्होंने आर्ट्स की भी ब्रांच ले ली है, वो है बीए इन हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब बीए की भी एक ब्रांच है जिसमें कि आप साइंस करने के बाद जा सकते हैं। मतलब आपके पास आर्ट्स और कॉमर्स के मुकाबले साइंस में ए ग्रुप रखने के बाद आप ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप उसमें जाके पढ़ाई कर सकते हो, अपना करियर डिज़ाइन कर सकते हो और वेल सेट हो सकते हो। अब ये बात तो हुई ए ग्रुप की। अब ए ग्रुप के बाद दूसरा भी एक ग्रुप है, वो कौन सा है, बी ग्रुप। तो बी ग्रुप को बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे क्या कहना चाहता है बी ग्रुप। तो बी ग्रुप के बाद सबसे ज्यादा लोगों का टारगेट रहता है मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में सबसे पहला सबसे ज्यादा पसंदीदा सबका है एमबीबीएस। मतलब आप यहाँ से एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो, ये 5 ईयर कोर्स रहता है, 5 साल के बाद आप डॉक्टरी कंप्लीट करके अच्छे से अपना करियर सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन ऑर्गेनिक, बीएससी इन इनऑर्गेनिक। मतलब ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप बीएससी कर सकते हो। और एमबीबीएस को छोड़ के बहुत सारी डॉक्टरी भी है, जैसे आप कर सकते हो डेंटल और फार्मासिस्ट बन सकते हो, मतलब बीएमएस में जाते हो, बीएचएमएस में जा सकते हो। डॉक्टरी की भी ऐसी बहुत सारी ब्रांच है, एमबीबीएस को छोड़ के उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात हुई बीएससी की और डॉक्टरी की। इसके बाद यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम, आप बीए वालों का बीए इन हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हो। और एक ब्रांच है यहाँ पर नर्सिंग की, क्या आप नर्सिंग भी कर सकते हो, बीए इन नर्सिंग भी कर सकते हो। मतलब नर्सिंग की जॉब भी यहाँ से आप ले सकते हो। मतलब बहुत सारी डॉक्टरी के साथ साथ नर्स भी होते हैं, आप जानते हो बिना नर्स के बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो ये नर्सिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। और सेम यहाँ से भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, मतलब रिसर्च में आप अपना काम कर सकते हो। ये हुई डी ग्रुप वालों की बात। मतलब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डॉक्टर एमबीबीएस को छोड़ के और भी 8-10 डॉक्टरी है अलग अलग, बीएमएस है, होम्योपैथी है,
और सबसे अच्छी जो आजकल सबसे ज्यादा लोग यूज भी कर रहे हैं फार्मेसी, आप यहाँ से फार्मेसी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर से यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स की दो चीजें फिर से इन लोगों ने यहाँ से ले ली है कि जो आप आर्ट्स और कॉमर्स की ब्रांच में से ले ली है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट्स और कॉमर्स के मुकाबले फिर से आप साइंस स्ट्रीम के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस पा सकते हो, ज़्यादा स्कोप ले सकते हो और ज़्यादा अच्छे से आप कैरियर सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप बीएससी के बाद एमएससी और बीए कर सकते हो। मतलब बीएससी 3 ईयर का कोर्स होगा प्लस आप 2 साल का मतलब 2 ईयर का एमएससी भी कर सकते हो, मास्टर इन साइंस। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसी सब्जेक्ट में आपको आगे करना रहेगा। ये रहता है एमएससी का और एमए का या तो बीए का मेन बात, समझ में आया। अब ये हो गई मेन बात साइंस की। अब बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा की ओर जाते हैं, तो डिप्लोमा की ओर जाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं तो डिप्लोमा की और बच्चों का जो झुकाव है ये एक तरह का शॉर्टकट है, एक तरह का शॉर्टकट है। जहाँ तक मेरा मानना है डिप्लोमा बच्चों को चूज नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके 2-3 कारण हैं मेरे हिसाब से, फिर आपकी भी अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कारण है जब बच्चा 10th कंप्लीट करता है तब उसकी एज करीबन 16 से 17 साल रहती है और 16 से 17 साल की एज के अंदर देखा जाए तो डिप्लोमा की ज़्यादातर कॉलेज में ये देखा जाता है कि आपको कॉलेज माहौल मिलेगा, फ्रेंडशिप करना, बाइक घुमाना, इधर उधर घूमना, कैंटीन में बैठना। तो 15-16 साल का बच्चा अगर इस माहौल में आएगा तो उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट हो सकती है। जबकि 12th कंप्लीट करने के बाद आप 18 साल कंप्लीट करने के बाद थोड़े से मैच्योर हो जाते हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समझ के साथ आप पढ़ाई पे ध्यान देने के साथ साथ ये सब करते हैं। जबकि 16 साल के बच्चे के पास ये ऑप्शन ऐसा हो जाता है कि वो जो लाइफ रहती है, बाइक घुमाना, कैंटीन में खाना, इधर उधर घूमना, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें क्या उसको डाइवर्ट कर सकती है और यही चीज़ 18 साल के बाद मैच्योरिटी के बाद कम आती है। तो मेरा ये सुझाव है डिप्लोमा की ओर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं आपको डिप्लोमा की बहुत सारी ब्रांच बता दूंगा कि आप 10th के बाद डिप्लोमा अगर करना है तो डिप्लोमा में जिस तरह से आपने इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखा था, ये सारी ब्रांचेस डिप्लोमा में भी होती है। आप डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हो। मतलब ये सारी ब्रांचेस आप यहाँ पर भी मतलब करीबन 20 ब्रांच है, ये सारी 20 ब्रांच को अलग अलग स्टेप में आप कहीं पर भी एडमिशन लेके आपको डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में बहुत सारी जगहों पर डिप्लोमा के बेस पर आपको जॉब नहीं मिलते हैं और जॉब मिलते भी है तो बहुत छोटे पैमाने पर, छोटी सैलरी वाले मिलते हैं जिसको आप संतोषकारक जी नहीं सकते हो। तो डिप्लोमा के बाद फिर से आपको इसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोलते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोलते हैं। और डिप्लोमा करने के बाद ये 3 ईयर का कोर्स रहता है, आपको फिर से डिग्री इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, डिग्री इंजीनियरिंग के अप्लाई करना रहता है और वो भी डिप्लोमा के बाद 3 ईयर का कोर्स हो जाता है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद D2D नहीं बोलते इसको, डिप्लोमा टू डिग्री, डिप्लोमा टू डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे से सेट हो सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद हो सकते थे साइंस स्ट्रीम से एक ग्रुप लेके जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद कर सकते हो, सेम वही स्थिति में जा सकते हो। लेकिन मेन बात जो मैंने बोली, ये अब 2 साल अर्लियर हो जाओगे कॉलेज लाइफ में, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और इसके हिसाब से पेरेंट्स को भी डिसीजन लेना जरूरी रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा है, सीरियस है, पढ़ने में काबिलियत वाला है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देते तो ठीक कर सकते। लेकिन थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है या तो एक्रेज हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा संभलना चाहिए कि माहौल के हिसाब से फिर बच्चा कभी बिगड़ ना जाए। वरना होता ये है कि डिग्री लेने के चक्कर में, सेट होने के चक्कर में बच्चा अपने हाथ से निकल जाता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और लास्ट में बच्चा ITI, तो ITI भी सेम डिप्लोमा जैसा ही कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्टकट बोल सकते हैं आप इसको भी। ITI का बहुत सारी जगह पर 2 ईयर कोर्स रहता है
और बहुत सारी जगह पर 3 ईयर कोर्स रहता है। तो ITI भी एक तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब जितनी सारी इंडस्ट्री चल रही है और सारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वर्कर्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, और वो टेक्नीशियन आप डिग्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद भी बन सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वो टेक्निक को ही सॉल्व करना, स्पेशल उस काम के लिए काम करना, जैसे वायरिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ और भी बहुत सारी चीज़ है उसमें, तो वो सारी स्पेशलिस्ट अगर बोला जाए तो ITI से आप शॉर्टकट में वो सारी चीज़ें सीख के उसी कंपनी में उसी जगह पर टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी हुई। अब आपको क्या करना है, शांति से सोचना है कि मुझे ये 5 लाइन में से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, डिप्लोमा एंड ITI 5 में से कौन सी लाइन चूज करनी है, कौन सी मेरे लिए अच्छी है। पेरेंट्स को भी खास सोचना है ये बात कि मेरा बच्चा किस लायक है, कहाँ पर उसको भेजना चाहिए, कहाँ नहीं भेजना चाहिए। मान लो वो अपने आप में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हम हमारी मैच्योरिटी के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम को उसके लिए चूज करें ताकि आगे जाके उसका भविष्य सेफ रहे। तो ये आप सबको देखना है। अब एक सबसे बड़ी बात रहती है, बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे को कॉल भी किया था और बहुत बार मैंने ये समझाया भी है कि साइंस स्ट्रीम में जाने के बाद जब 11th और 12th कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग में या तो फिर आप देख लो कि मेडिकल में एडमिशन लेना रहता है, तो मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलता है। तो ये मेरिट क्या है, मतलब 2 साल तक आपने पढ़ा, साइंस पढ़ा, फिर आप बोलते हो कि साइंस पढ़ने के बाद डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, BSc कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 12th कंप्लीट होने की बारी आती है, 12th में आ जाता है, तब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं JEE करना चाहिए था, नीट की एग्ज़ाम देनी चाहिए थी, ये राज्य का कैट देना चाहिए था, जैसे हरियाणा का कैट है, राजकोट का, मतलब राजस्थान का कोई कैट है, गुजरात का कोई कैट है, मतलब उसकी एग्ज़ाम देनी चाहिए थी। वो एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखा जाए तो ये क्या है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूट भी ऐसे चल रही है कि आजकल क्रेज बन गया है कि वो सिर्फ JEE पढ़ाते हैं, सिर्फ नीट पढ़ाते हैं। बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है कि JEE और नीट को लेकर बहुत बड़ा मार्केट बना के रखा हुआ है। मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे JEE मेन या तो JEE एडवांस या तो नीट, इन सब की तैयारी करने के चक्कर में 12th के बोर्ड को भूल जाते हैं और उनको ये पता भी नहीं रहता है कि मेरिट कैसे बनता है और मेरिट किस तरह से काउंट होता है। मैं आपको थोड़ा सा डेमो के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से 12th की एग्जाम के बाद आप मेडिकल में या तो फिर JEE में क्वालिफाई कर पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। ये आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो कोई राज्य की, कोई भी स्टेट की जो कैट रहती है, उनकी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा किस तरह से काम करती है, मेरिट कैसे बनता है। मान लो सबसे पहला आपको एक एग्जाम आती है नीट, उसके बारे में बताऊंगा। नीट की जो एग्जाम रहती है वो स्पेशली फॉर बी ग्रुप रहता है। किसके लिए? ग्रुप बी के लिए, मतलब जिन्होंने क्या रखा है, बायोलॉजी सब्जेक्ट को रखा है, उनके लिए। ठीक है। अब नीट की जो एग्जाम रहती है उसका टोटल मार्क्स होते हैं 720 टोटल मार्क्स। अब इसमें किस तरह से रहेगा कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री भी क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन रहेंगे और तीनों के क्वेश्चन मिला के टोटल मार्क्स कितने 720, मतलब 720 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहता है और इसमें माइनस मार्किंग भी है, मतलब आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन गलत किया तो जो मार्क्स आपके आए हुए हैं उसमें से भी 1 मार्क्स कट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, इसी को माइनस बोलते हैं। अब मेरी बात रहती है ये एग्जाम किस तरह से काम करती है, तो मेरिट बनता है। मेरिट किस तरह से बनता है ये देखिए आप, एक रहता है मेरिट में आपका बोर्ड, मतलब 12th आपका 12th की बोर्ड की एग्जामिनेशन, और दूसरा रहता है नीट। अब
इनका मार्किंग के हिसाब से मेरिट बनता है। करीबन हर जगह पे थोड़ा बहुत अलग अलग देखने को मिल जाता है हमको। अगर देखा जाए तो कभी कभी ये 50-50 भी रहता है कंडीशन के हिसाब से, कभी कभी ये 60-40 भी रहता है। अब 60-40 क्या है, 50-50 क्या है, थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये रेशियो अलग नहीं सकता है, स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्टेट में रेशियो अलग अलग नहीं सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किस तरह से करना है। अगर मान लो कि कोई बंदा है, कोई भी स्टूडेंट है, उसको बोर्ड में 80% आए, कितने परसेंट आए, 80%, तो 80% कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन ही सब्जेक्ट में। इंग्लिश की या तो कोई अदर लैंग्वेज की मार्क्स उसमें काउंट नहीं होते हैं। 80% किसके बन रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट के। तो 80% का अगर ये 50-50 रेशियो हम देखें, 50-50 रेशियो देखें, तो 80% मतलब क्या होगा, 80% का 50%, मतलब 50% ऑफ 80%, मतलब जो 80% आए हैं उसके 50% ही काउंट होगी, मतलब कितना होगा, 40। और मान लो कि उसने नीट में अच्छे से तैयारी करके क्वालिफाई किया है और उसको आए हैं करीबन 360 मार्क्स, 360 मार्क्स आए हैं उसके। अब 360 मार्क्स कितने में से आए हैं, 720 में से। अगर आप इसके परसेंटेज निकालो तो कितना होगा, 360 अपॉन 720 इंटू 100, तो कितना होगा, ये करीबन 50%। कितना होगा, 50%। अब इसका भी 50%, मतलब 50% ऑफ 50%, तो 50% का 50% कितना होगा, 25, कितना होगा, 25। तो आपका मेरिट जाके बनेगा ये बोर्ड का 50 और ये 50, मतलब आपका मेरिट हुआ 40 + 25 = 65। और ये मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो बोर्ड के जो भी मार्क्स आएंगे हो, और नीट की तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाती है साल भर में, तो उसमें अगर मार्क्स कम आएंगे तो ये मेरिट भी कम हो जाएगा, तो इसका सीधा असर आपके एडमिशन पे होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो सिर्फ 2 साल तक नीट 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 की तैयारी करते हैं, नीट को ही सॉल्व करते हैं, नीट के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बोर्ड कैसे लिखना है, बोर्ड के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं होती है, प्रिपरेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो नीट में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 360 के बदले 500 ला जाएंगे, 500 के बदले मान लो 600 भी ला दिए, लेकिन जो 50% पोर्शन इसका था वो आपके पास ठीक से होगा नहीं। मान लो फिर वो 80% के बदले 60% हो गया तो मेरिट कम हो जाएगा। समझ रहे हो पूरी बात, मतलब कि ये रेशियो होता है, मतलब इस रेशियो के हिसाब से बोर्ड भी बहुत जरूरी है और नीट भी बहुत जरूरी है, दोनों का मिला के मेरिट बनता है। तो मैं सारे बच्चों से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से आगे बढ़ना चाहते हो तो ओनली बोर्ड या तो ओनली नीट की तैयारी ना करके दोनों तैयारी को पैरेलल करें, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करें, और दोनों की प्रिपरेशन करने के बाद ही आपको इस तरह का अच्छा मेरिट ले सकते हैं। और अब बात आई JEE की, जिस तरह से यहाँ नीट में मैंने मेरिट बनाया सेम उसी तरह JEE में भी बनता है। तो JEE की हम बात करेंगे, तो JEE में 2 एग्जाम होती है, एक मेन होता है और मेन को क्वालिफाई करने के बाद एडवांस होता है। तो अगर हम थोड़ी सी इस साल की बात करें 2020 में जो JEE में थोड़ा चेंजेस आया है, इससे पहले JEE का, इससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले 2020 से पहले JEE का टोटल मार्क्स कितना होता था, 360, और ये ग्रुप ए वाले बच्चे देते थे, मतलब मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे इसको देते थे, और इसकी मेरिट के बाद वो क्वालिफाई होके अलग अलग जगह पे एडमिशन लेते थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा चेंज है, इन 2020 में क्या चेंज है कि JEE की एग्जाम को 360 के बदले 300 मार्क का कर दिया है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स,
और 300 मार्क्स में भी किस तरह से डिवाइड किया है कि 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो मल्टीपल टाइप, और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके, 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे, न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे। अब मेन बात क्या है कि जो ये 20 क्वेश्चन है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, इसमें माइनस मार्किंग है, मतलब माइनस मार्किंग है। लेकिन अगर ये 5 क्वेश्चन में से आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब एक सब्जेक्ट मान लो कि फिजिक्स है, तो ये पूरा सिस्टम फिजिक्स का हुआ, तो फिजिक्स में क्या होगा कि 20 क्वेश्चन मल्टीपल टाइप रहेंगे, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन जो मल्टीपल रहेंगे उसको अगर आप गलत करोगे तो माइनस मार्किंग होगी, लेकिन जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। सर ये टोटल क्वेश्चन कितने हुए 25, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, मतलब उसके हिसाब से फिजिक्स के कितने मार्क्स हुए 100, सर केमिस्ट्री के 100, सर मैथ्स के भी 100, ऐसे कुल टोटल मार्क्स इस साल के लिए 300 लगा दिए गए हैं। और ये नोटिस भी आ चुकी है, बहुत सारे स्कूलों में बता भी गया है, और इसी हिसाब से बच्चे तैयारी भी करने लग गए हैं। लेकिन अब बात रही फिर एडमिशन की। एडमिशन में मेरिट काउंट होता है किस तरह से, अगेन एक होगा बोर्ड, दूसरा होगा जेईई। अब रेशियो कैसे रहेगा, ये भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन जनरल ये रेशियो ऐसे रहता है 50-50 या तो फिर 60-40। मतलब टोटल जो मेरिट है उसमें 50-50 मार्क्स काउंट होंगे, या तो फिर इसमें बोर्ड के 60 और जेईई के 40। अगर देखा जाए 50-50 मार्क्स, तो फिर जैसे हमने पहली बार किया था, मान लो कि 50-50 पे हम चलते हैं और किसी बच्चे को बोर्ड के अंदर मतलब 70% आ गए, मतलब बोर्ड में कितने हैं 70%, तो 50-50 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% ऑफ 70% कितना होगा, 70 का आधा 35। ठीक, अब वही अगर देखा जाए 50-50 में, मान लो कि यहाँ पर इस बच्चे को 180 मार्क्स आए, 180 मार्क्स आए हैं, तो 180 मार्क्स 300 में से मान लो कि 180 मार्क्स आए हैं, तो 180 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, तो अगर ये देखा जाए तो ये हुआ 60, कितना हुआ 60%, जेईई का कितना हुआ 60%। अब 60% के हिसाब से 60 का 50, तो 50% ऑफ 60%, ये क्या फिर समझ जाएगा 30। तो ये और ये मतलब कि यहाँ फिर से मेरिट किस तरह से बनेगी 35 प्लस जेईई के 30 मतलब 65, और इस तरह से मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। जो ज़्यादातर पेरेंट्स इस मामले में जानते नहीं है, और जब 12th कंप्लीट होने लगता है या तो 12th में आ जाने के बाद पता चलता है कि अब क्या करें। और मेन बात क्या है, चाहे नीट की एग्जाम ले लो चाहे जेईई की एग्जाम ले लो, उसमें पूरा सिलेबस आता है 11th का भी और 12th का भी, लेकिन बच्चे को इसके बारे में पता कब चलता है, या तो सीरियसनेस कब आती है जब उसका 11th कंप्लीट हो जाता है तब, या तो फिर जब 12th कंप्लीट होने वाला रहता है तब। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके साथ सेट इसी तरह से एक और एग्जाम होती है हर स्टेट की सेट, मतलब अगर आप गुजरात की बात करो तो गुजरात में है गुज सेट, तो वो अलग अलग मार्किंग रहेगा। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुज सेट 120 मार्क का है, मतलब तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 40-40 मार्क के हुए। तो इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आप अलग अलग एग्जाम के रिलेटेड मेरिट ऐसे ही बनेगा, बोर्ड में कितने मार्क्स है, जेईई में कितने हैं, या चाहे नीट में कितने, या चाहे कितनी भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट किसी भी स्टेट की ले लो उसमें कितने मार्क्स है,
ये मेरिट बनने का यही फॉर्मूला है। बस रेशियो चेंज हो सकता है, 50-50 हो, चाहे 60-40 हो, चाहे 40-60 हो, लेकिन जरूरी है कि दोनों की तैयारी की जाए। सिर्फ बोर्ड या तो सिर्फ जेईई या तो नीट करेंगे तो आपको फायदा कम होगा। तो इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, और अगर इसके बारे में या तो पूरे करियर गाइडेंस के बारे में, पूरी स्ट्रीम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं अपने सब्सक्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं ईमेल आईडी भी दे दूंगा अपना, आप ईमेल से भी मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा लगेगा तो मैं वीडियो कॉलिंग से आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा मानना है कि मेरा ये लेक्चर, ये पूरा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास गया होगा और इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। थैंक यू।